आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड की इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए वीवीआई प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 8 तारीख से 22 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है। आप लोग इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पहला, रोग मुक्त प्रजातियां। दूसरा, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां। तीसरा, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, और इनमें सभी। तो पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य रोग मुक्त प्रजातियां करना भी है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां भी हैं, और शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति भी है। अर्थात हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। तो सबसे पहले हम इन सभी का रासायनिक नाम जानेंगे कि HCl को क्या कहते हैं। HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। H3PO4 का रासायनिक नाम फॉस्फोरिक अम्ल। HNO3 का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल। और H2SO4 का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब हमारा सवाल क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय कहने का मतलब जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 2 हो। देखिए, इसमें H+ से केवल एक ही गो है, तो यह हमारा एक क्षारीय होगा, एक क्षारकीय। इसमें हाइड्रोजन 3 है, तो ये हमारा त्रिक्षारकीय होगा। इसमें भी हाइड्रोजन 1 है, इसलिए यह एक क्षारकीय होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, तो अर्थात द्विक्षारकीय अम्ल ऑप्शन डी H2SO4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? CH3COCH2CH3, CH3CH2COOH, ऑप्शन सी CH3COCH3, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी CH3CH2COOH होगा। इसका संरचना की बात करें, संरचना ऐसे बनेगा कि इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो C सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ CH3, तो ऊपर नीचे बगल में तीनों तरफा H हो जाएगा। उसके बाद CH2, तो ऊपर और नीचे H ऊपर H नीचे, और सिंगल बॉन्ड के साथ OH यहाँ लग जाएगा। और एक और ऑक्सीजन बच गया, तो यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऊपर में O लगता है। तो यह इसका संरचना हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। अगला सवाल है, मिट्टी के घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, या अतिचालक होता है? तो मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें याद रखने वाली बात है कि घर की दीवारें और छत ऊष्मा का संचालन नहीं करता है। यही कारण है कि मिट्टी में ठंडे के दिनों में गर्मी और गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी
जीवों में से नहीं है। तो विटेकर का पूरा नाम था W.H. विटेकर। इन्होंने अकशेरुकी जीवों को 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में बांटा था। कौन कौन? तो पहला है आर्थ्रोपोडा, अगला है मोलस्क, तीसरा भाग एनेलिड्स, चौथा भाग है फ्लैट वर्म्स, अगला है इकाइनोडर्मस, छठा है नीडेरियंस और सातवां है स्पंज। तो मेरा जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? तो ऑप्शन है मोलस्क। देखिए मोलस्क यहाँ पर है, एनेलिड्स, तो एनेलिड्स भी यहाँ पर है, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसी को कहते हैं फ्लैट वर्म्स, तो ये भी है, लेकिन प्रोटोजोआ इन 7 प्रमुख भागों में नहीं है। अर्थात विटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से जो आंसर नहीं होगा वह है प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि सवाल हमसे पूछता है कि विटेकर ने जीव जगत को कितने भागों में बांटा था, तो हम लोग याद रखेंगे 5 भागों में। यह ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगला सवाल है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित या बहुसंकर? पहला है अगुणित। अगुणित कहने का मतलब हो गया कि इसमें एक सेट पाए जाएंगे, गुणसूत्र का एक सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। द्विगुणित, द्वि मने दो, तो इसमें 2 सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुगुणित तो 2 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारा सवाल था कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट पाए जाते हैं, 2 नहीं 2 से अधिक, तो 2 से अधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? बहुगुणित में। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पेट्रोल, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी इसको कह सकते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हमको सवाल है किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल होता है वो? तो पेट्रोल नहीं होगा, यह पर्यावरण के विपरीत काम करेगा, डीजल भी नहीं होगा, एलपीजी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर CNG हो जाएगा, जो पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इसमें मुख्यतः मीथेन गैस बनता है, यानी CH4, मीथेन का सूत्र होता है CH4 गैस से बनता है। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस? इसका राइट आंसर होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो बुद्धि एवं चतुराई के लिए जिम्मेदार है। हाइपोथैलेमस जो है यह मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। और मेडुला हमारे शरीर के सभी इनवॉलेंट्री एक्शन, हृदय का धड़कना,
ब्लड प्रेशर और श्वसन क्रिया आदि को नियंत्रण करता है। मेडुला का काम क्या है कि हार्ट बीटिंग, हृदय का धड़कना, ब्लड प्रेशर और श्वसन की क्रिया में यह सहायक होता है, इसको नियंत्रण करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं पाया जाता है? अमीबा, ईस्ट, यूग्लिना, पैरामेसियम। अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। ईस्ट में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। यूग्लिना में भी द्विखंडन द्वारा ही होगा और पैरामीशियम में भी द्विखंडन द्वारा ही जनन होता है। तो हमारा सवाल पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन बी ईस्ट, क्योंकि इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, तो कण की गति क्या होगी? एक विमीय या एक आयामी, द्विविमीय या दो आयामी, स्थानांतरित या दोलन। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति करती है तो यह गति दो आयामी होती है। दो आयामी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जी का वर्तमान मान है लगभग में कितना लगभग है जी का मान? तो जी कहते किसको हैं? तो जी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान जिसका मान 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अभी ऑप्शन देख लेंगे कि जी का जो वैल्यू है इतना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में दिया है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग ये सबका जवाब देते रहिएगा कमेंट में। अगला सवाल है, 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, कितना होगा? सवाल कह रहा है कि 900 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व एक तेल पर तैरता है। तेल पर तैरता है कहने का मतलब घनत्व तेल का ज्यादा होगा। तेल का घनत्व ज्यादा होगा तभी ना तैर रहा है तेल पर। तो यहाँ पर हो गया 900 केजी पर मीटर क्यूब। फिर वो कहता है कि जो तेल है वह पानी पर तैरता है इतना घनत्व के पानी पे, यानी कि यह तेल से भी बड़ा हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब मेरा सवाल पूछ रहा था तेल का घनत्व कितना होगा? तो तेल का घनत्व 900 से बड़ा और 1000 से छोटा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 900 से बड़ा है और 1000 से छोटा है, तो ये होगा। ये है ऑप्शन बी 850, तो ये तो 900 से छोटा हो गया, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 800, ये भी 900 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। ये 1050, तो ये 1000 से भी बड़ा हो गया। हमको तेल का घनत्व 1000 से छोटा चाहिए और 900 से बड़ा चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए 950 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बाहरी कर्ण क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव, कर्णावर्त, कर्णपट या मुखधरक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी कान का जो बाहरी भाग होता है उसे कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव। और कर्णपट के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह वह परत है जिस पर कंपन होता है, वाइब्रेट होता है और हमें आवाज सुनाई देती है। आवाज किसके द्वारा सुनाई देती है? तो कर्णपट के द्वारा सुनाई देती है, मगर बाहरी भाग को क्या कहेंगे? कर्ण पल्लव। और ध्वनि का जो कंपन उत्पन्न करता कौन है?
तो हैम। हैम कर्णपट में कंपन उत्पन्न करता है, वह काम हैम का है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? 1. सोपानी कृषि, जल या इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के कटाव का सबसे प्रमुख कारण जल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? हमारे वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा 0.03% है। तो जब हमें आप बट्टा में करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 या था परसेंट। जब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 एक और लगाएंगे तो नीचे आ गया 1 पे 4 जीरो, नीचे 2 और 2 4 जीरो, तो अंत से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी मेरा राइट आंसर 0.0003 हो जाएगा कार्बन गैस की मात्रा। अगर आपसे नाइट्रोजन गैस की मात्रा पूछे, नाइट्रोजन गैस की मात्रा, तो 78% या फिर 0.78। यही अगर आपसे ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो वो होता है 21%, 21% या फिर 0.21। अगला सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरो, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सन 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला सवाल है, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, कश्मीर? तो सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो चिनाब नदी कहाँ है? कश्मीर में है। अगला सवाल, प्रतिरोध का एसआई सूत्र क्या होता है? R बराबर I बटा V, R बराबर V बटा I, R बराबर V इंटू I, या इनमें से कोई नहीं? तो ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर IR। V कहते किसको हैं? तो V मतलब विभव या विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा, और R मतलब होता है प्रतिरोध। तो हमको फॉर्मूला यहाँ चाहिए प्रतिरोध का, यानी R बराबर V बटा I। ये कौन सा फॉर्मूला में है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता हूं, एसआई मात्रक, तो इसका होता है ओम। यदि आपसे प्रतिरोधकता का पूछ दे, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो होता है ओम मीटर, ओम मीटर, जिसका संकेत ऐसे होता है। स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में, या कभी ठंडे तार में तो कभी अर्थ तार में। स्विच कहने का मतलब जो हम पंखा चलाने के लिए, बॉल चलाने के लिए जो स्विच का इस्तेमाल करते हैं वह किस में लगाते हैं? तो जब भी लगाएंगे तो वह लाल तार में लगाते हैं, यानी कि
गर्म तार में लगाते हैं ताकि स्विच ऑन या ऑफ करे तो लाइन आर या पार हो। स्विच का प्रयोग किस कर्म में करते हैं? तो गर्म तार में। गर्म तार का संकेत कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। और ठंडे तार का संकेत होता है काला रंग। अगला सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का प्रयोग किस दोष में किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष। अवतल लेंस का प्रयोग किस दोष में लगाया जाता है? तो नजदीक दृष्टि दोष में। इसका याद करने का एक ही उपाय है कि जैसे नजदीक ये कितने अक्षर का है? तो ये देखिए 4 अक्षर का है, 1 2 3 4। दूर कितने हैं? तो 2 अंक का है, 1 2। अब जो बड़ा होगा वह बढ़ा जाएगा, यानी अवतल भी 1 2 3 4 4 और उत्तल 1 2 3। यानी जब नजदीक दृष्टि दोष है जो बड़ा दिखने में लगता है तो उसी के लिए हम उपयोग करते हैं अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष है तो ये देखने में छोटा लगता है इसीलिए यह उत्तल लेंस होता है। ये दोनों दृष्टि दोष है क्या? तो नजदीक में नजदीक का चीज दिखेगा मगर दूर का नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा मगर नजदीक का नहीं दिखता है। इसी के साथ आज क्लास खत्म करते हैं।